हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन सारा पढ़ लिया। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जो चीज़ें पढ़ी उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो देखिए, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब बहुत आराम से हम लोग करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, समझना है। बेसिकली हम लोग का मेन मोटो ये होना चाहिए कि जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं समझनी है, ताकि उसका जब भी एप्लीकेशन कहीं हमें करना हो, कहीं यूज़ करना हो तो कर सकें। केवल एग्जामिनेशन पास नहीं करना है, पढ़ना है, उसको आगे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। दो फोर्सेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड दिए गए हैं, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पे लग रहे हैं। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। अब कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स निकालिए अगर दोनों वेक्टर के बीच दोनों फोर्स हैं उनके बीच में जो एंगल है, पहले 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट निकालिए, 180 डिग्री हो तो रिजल्टेंट निकालिए, और अगर 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट निकालिए। चलो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। मान लो एक हमारे पास बक्सा है, बॉक्स है। क्या है? बॉक्स है। एक लड़का इसको 3 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है इधर की तरफ। दूसरा लड़का भी सेम बॉक्स को 4 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों फोर्स के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा पता है? 0 डिग्री। दोनों पैरेलल है ना, दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। इसका मतलब यहां पे थीटा क्या है? 0 डिग्री। ठीक। तो आपने रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला पढ़ा था, अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारा होता है कि इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, याद कीजिए, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। यही पढ़ा था। ठीक है। चलो भाई, तो यहां पे थीटा क्या कर दोगे? 0 डिग्री रख दोगे। तो ये क्या आ जाता था? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और cos थीटा की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू हो जाती 1। तो यहां से आप निकाले थे तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाता था? ये स्क्वायर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब देखो, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन दिया है, दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन दिया है। तो ये क्या हो गया? 3 + 4 मतलब 7 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन बताओ भाई। डायरेक्शन किधर होगा? क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर का डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या होगा? जब दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट भी तो उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो डायरेक्शन अलोंग बोथ द फोर्सेस। जिस डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस लग रहे हैं उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट भी लगेगा। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट। ठीक है, आ जाओ। अब देखते हैं हम लोग दूसरे पार्ट को। कहता है कि अब दूसरे पार्ट में जो एंगल था दोनों फोर्स के बीच में, वो लगने लगा 180।
तो 180 कैसे लगेगा, मान लो वही वाला बॉक्स था यहां भी। अब क्या हुआ, एक ने इसको 3 न्यूटन की तरफ, 3 न्यूटन फोर्स से इधर खींचा, दूसरे ने इसको 4 न्यूटन फोर्स से इधर खींचा। तो अब देखो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री हो जाता है तो cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, आपको बताया था मैं, -1 आती है। तो यहां से आप वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड अगर आप निकाले थे, फॉर्मूला याद करो, जब cos थीटा 180 डिग्री था तो वहां पे लिखा cos 180 डिग्री की वैल्यू आई थी -1, तो वहां पे आपने निकाला था कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इसको आप बना लिया करो ऐसा। कहोगे सर ये टेढ़ा सा माइनस क्यों बनाए हो, तो ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों कि जो बड़ा होगा उसमें से उसको सेपरेट कर देंगे, क्योंकि आना तो बेसिकली रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो हमें प्लस माइनस से नहीं मतलब है, प्लस माइनस केवल डायरेक्शन बताएगा। तो इसलिए मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, तो वहां पे इसको ये लगाने का मतलब हो गया जो बड़ा होगा उसमें से सेपरेट कर देंगे। ए अगर 3 न्यूटन ले रहे हो तो बी 4 न्यूटन, तो -1 आता, तो माइनस न लिख के हम 4 - 3 करेंगे, 1 ही आएगा। तो ये क्या आएगा, 4 - 3 1 न्यूटन। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट का। आप कहोगे सर डायरेक्शन कहां गया, किस डायरेक्शन में लगेगा, तो डायरेक्शन देखो भाई। अब बताओ, आप 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, आपका दोस्त 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो बॉक्स किधर जाएगा, जिधर फोर्स ज्यादा होगा ना, तो फोर्स इधर ज्यादा है, इसका मतलब बॉक्स इधर आएगा। तो 1 न्यूटन टूवर्ड्स 4 न्यूटन, जिधर 4 न्यूटन का फोर्स लगा होगा उधर की तरफ उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। समझ में आ रही बात, नोट कीजिए, नोट कीजिए, फिर तीसरा पार्ट करते हैं। हो गया, इरेज किया जाए। चलो अब तीसरा पार्ट देखो। तीसरे पार्ट में बोलता है कि अब दोनों फोर्स जो लगा रहे थे उसमें 90 डिग्री का एंगल आ गया। मान लो एक लड़का, यही बॉक्स था, मान लो एक लड़का इस बॉक्स को इधर खींच रहा है 3 न्यूटन से, दूसरा लड़का इस बॉक्स को इधर खींच रहा है 4 न्यूटन से। दोनों के बीच का एंगल है अब 90 डिग्री। तो अब बॉक्स किधर जाएगा, तो अब बॉक्स किधर जाएगा ये बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना ये होगा कि जो हमने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला लिखेंगे, वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, ये हो गया खत्म। तो यहां से वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ए और बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है, ए आपको दिया था 3 न्यूटन, तो 3 का स्क्वायर कर लिया, बी आपको दिया है 4 न्यूटन, 4 का स्क्वायर कर लिया, 3 त्रिका 9 चाचों के 16 आ गया अंडर रूट में 25, तो इसका आ गया 5 न्यूटन। रिजल्टेंट वेक्टर कितना आया बच्चा, 5 न्यूटन का आया। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन निकालते हैं। मान लो कि जो रिजल्टेंट गया इधर गया,
इसने इस ए वाले से अल्फा डिग्री एंगल बनाया। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करो, tan अल्फा क्या होता था, याद कीजिए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा ए कॉस थीटा, यही फॉर्मूला पढ़ा था आपने। तो ये अब लिखो, क्या करोगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 मान लिया, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 और प्लस कॉस 90 0 हो जाएगा। तो ये आ गया, तो यहां से अल्फा कितना आ गया, tan इनवर्स 4/3। तो अब आप इसको क्या बताओगे, ये tan इनवर्स 4/3 जो आता है, ये कितना आता था, ये आता था 53 डिग्री। याद करो, मैंने बताया था जब एक 3 हो दूसरा 4 हो तो ये एंगल क्या आता था 53 डिग्री, दूसरा एंगल 37 डिग्री, तो ये 53 डिग्री आ गया। तो आप क्या लिखोगे, एंगल लिखोगे 53 डिग्री फ्रॉम 3 न्यूटन। 3 न्यूटन से 53 डिग्री एंगल पे उसका रिजल्टेंट होगा। 3 न्यूटन से 53 डिग्री एंगल पे उसका रिजल्टेंट होगा, या ये भी कह सकते हो 37 डिग्री फ्रॉम 4 न्यूटन या टूवर्ड्स 3 न्यूटन। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर और क्वेश्चंस लेते हैं अच्छे अच्छे मजेदार टाइप के। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक पैरेललोग्राम दिखाया गया है, ABCD एक पैरेललोग्राम दिख रहा है। यहां पे कुछ वेक्टर्स हैं, ये देखो, एक AB वेक्टर दिया हुआ है, BC वेक्टर दिया गया है, CD वेक्टर दिया गया है, AC वेक्टर दिया गया है और BD वेक्टर दिया गया है। ठीक, आपसे कहता है प्रूव दैट AC प्लस BD, ये जो दो डायगोनल हैं AC प्लस BD, ये 2BC के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो आओ, इसको प्रूफ करने से पहले ये देखो ध्यान से, ये हमारा है AB, ठीक, ये है हमारा BC। ये देखो, क्या ये ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये AC, इस AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखो भाई, AC वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से हो गया, ठीक भैया। अब आ जाओ दूसरा, देखो ध्यान से, ये है हमारा BC वेक्टर, ठीक, ये हमारा है CD वेक्टर, ठीक। तो ये बताओ, अगर क्या ये दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका जो तीसरा साइड होगा ये इसका रिजल्टेंट होगा BD। अब BD को आप लिखो, क्या लिखोगे, BD वेक्टर को लिखोगे BC प्लस CD
लिखोगे? ये भी कहां से लिखा आपने? ट्रायंगल लॉ से। ठीक है भाई, चलो अब देखो ये तो हमने निकाल लिया। अब लिखो क्या हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करना है AC प्लस BD इज इक्वल टू 2BC। ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। क्या है? वेक्टर AC प्लस वेक्टर BD। AC की वैल्यू यहां से रखो, BD की वैल्यू यहां से रखो। AC की वैल्यू रखोगे AB प्लस BC, ये रख दिया, प्लस BD की वैल्यू यहां रखो BC प्लस CD। ठीक, अब देखो ये दोनों वेक्टर तो सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे। ये हो गया AB वेक्टर प्लस 2BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। लिख लिया? अब देखो यहां से एक चीज देखो, ध्यान से देखो, वहां पे ये हमारा है AB वेक्टर और ये हमारा है CD वेक्टर। दोनों वेक्टर क्या हैं? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, इसका मतलब पैरेलल होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब पैरेलल तो हैं लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब है कि AB वेक्टर जो है, वेक्टर की बात कर रहा हूं, ये माइनस CD वेक्टर के बराबर है। बराबर होगा लेकिन माइनस CD, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस AB की जगह माइनस CD रख दो। ये CD CD मर गया, आपका क्या बचा? 2BC वेक्टर। और शायद यही हमको प्रूफ करना था, शायद यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन देख के पहली बार देखोगे तो सोचोगे क्या है ये, कैसे प्रूफ होगा। लेकिन जब उसको थोड़ा सा विजुलाइज करोगे, थोड़ा सा सोचो क्या पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सोचो विचारो, तब करो, होगा आराम से, रिलैक्स। ज़्यादा 3-5 नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे और भी क्वेश्चंस लेते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन करने में थोड़ा दिमाग खर्च होगा आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स इस प्रकार हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के। तो कहता है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। कहोगे सर यहां ना तो वेक्टर ए दिया है ना वेक्टर बी दिया है, कैसे उसके बीच का हम लोग एंगल फाइंड आउट करेंगे? तो ये हम करेंगे बेटा, करेंगे, थोड़ा सा सोचो। देखो गिवन क्या है, पहले गिवन जो है वही लिखो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये किसके इक्वल है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के। बस इतना ही चीज दिया गया है। तो आप क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो। जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। बस इतना ही आएगा। देखो ये दिया गया है, ठीक है?
ये दिया गया है। आप ये बताओ, जब वेक्टर ए दिया होता था, वेक्टर बी दिया होता था, आप इसको सम करते थे तो ये क्या आता था, रिजल्टेंट आर आता था, आर वेक्टर आता था। तो ये क्या दिया है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर दिया हुआ है ना, वेक्टर आर का ये मैग्नीट्यूड लग गया, तो इसका वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है भाई। और यहां पे क्या है, यहां पे ये क्या है, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो यहां पे भी है, बस सेम चीज है, बस बी की जगह माइनस बी आ गया। तो अब देखो, जब ये आर का मैग्नीट्यूड आ गया, तो आर का मैग्नीट्यूड में आप क्या करते थे, फॉर्मूला क्या लिखते थे, अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ये लिखते थे जब ए और बी दोनों प्लस में है। जब इधर चलोगे तो यहां पे ए तो प्लस में है, बी क्या है, माइनस में है, लेकिन रिजल्टेंट तो अभी भी ए प्लस बी ही है। तो इसका मतलब यहां पे रिजल्टेंट जब लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायरिंग कर दोगे तो रूट हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा, तो यहां क्या होगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। हुआ, ये देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मरा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर मरा, उस 2ab cos थीटा को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, इधर क्या बचा 0, इसको उधर भेज दिया तो क्या मिला, cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री। तो थीटा कितना आया बच्चा, 90 डिग्री आया। बस थोड़ा सा ये चीज समझो कि ये a प्लस बी था, तो आर वेक्टर मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड ले लिया तो ये आ गया। यहां पे भी a प्लस बी ही लिखा हुआ है, बस b की जगह माइनस बी आ गया, a प्लस माइनस बी। ए तो पॉजिटिव है, बी क्या है, निगेटिव है, तो बी को जहां जहां बी था वहां निगेटिव कर दिया, तो यहां पे निगेटिव किया तो निगेटिव का होल स्क्वायर हो गया तो प्लस हो गया, बस यहां पे माइनस आ जाएगा। तो इसकी वजह से फिर हमने थीटा निकाल लिया आराम से। ठीक, समझ में आ रही बात, नोट कीजिएगा। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेलोसिटी वेक्टर्स, 2 वेलोसिटी वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है, सॉरी ए एंड बी, जो 2 वेलोसिटी वेक्टर्स ए और बी है उनका जो रिजल्टेंट है इज परपेंडिकुलर टू ए के परपेंडिकुलर है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जो b का मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड b का हाफ है। ठीक, मतलब r का जो मैग्नीट्यूड है वो b के मैग्नीट्यूड का क्या है, हाफ है।
ठीक। तो कहता है ए और बी के बीच का एंगल बताओ। चलो देखो, पहले माना ये हमारा ए वेक्टर है, और ये मान लो हमारा बी वेक्टर है, सॉरी बोला है इसका जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर है। ए के परपेंडिकुलर का मतलब है ए से 90 डिग्री है, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो बी वेक्टर हमारा क्या होगा, बी वेक्टर ये होगा, ठीक। अब मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल थीटा है, तो ये थीटा एंगल नहीं होगा, ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल। चलो अच्छा अभी रहने देते हैं, पहले आप निकालते हैं फिर बताते हैं। तो अब देखो यहां से ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये आपको बी है, ये आर है। तो यहां से अगर हम साइन थीटा लिखें बच्चा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मतलब आर का मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, और आर को दिया है कि बी के मैग्नीट्यूड का हाफ है, तो बी का मैग्नीट्यूड अपॉन 2 बी का मैग्नीट्यूड। तो बी से बी मर गया, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई बच्चा, साइन थीटा की वैल्यू आई 1/2। अब 1/2 जो होता है ये किसकी वैल्यू होती है साइन में, ये होती है साइन 30 डिग्री मतलब π/6 की। तो इसका मतलब यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, π/6 आ गया, इसी को 30 डिग्री भी बोलते हैं। तो क्या यही आंसर है, क्या यही आंसर हमारा होगा। ऑप्शन में आपको दिया है, मान लो ऑप्शन में आपको दिया है एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, एक 120 डिग्री है और एक 150 डिग्री है। तो आंसर आप क्या मार के आओगे, ये 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए, आंसर क्या मार के आओगे। तो हमें जहां तक उम्मीद है 99% बच्चे कहेंगे यही हमारा आंसर सही है सर, एकदम निकाल के लाए थे हम। तो अब पहले लेक्चर को याद करो, जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल जब निकालना होता है तो उन 2 वेक्टर्स को या तो टेल से टेल जुड़े होना चाहिए या हेड से हेड जुड़े होना चाहिए। दोनों वेक्टर्स को कैसे जुड़ा होना चाहिए, या तो टेल से टेल या तो हेड से हेड। अब देखो यहां पे यह है हमारा वेक्टर ए और ये है हमारा वेक्टर बी। तो क्या दोनों वेक्टर हेड से हेड जुड़े हैं, टेल से टेल जुड़े हैं क्या, नहीं। तो इसका मतलब है हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। अभी हमारे पास एंगल ये आया है 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, इस वेक्टर को उठा के ले आते हैं यहां पे। अब दोनों वेक्टर्स हेड से हेड जुड़ गए, तो अब इनके बीच का जो एंगल होगा वही एंगल हमारा क्या होगा, दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल होगा। अब बताओ एंगल कितना होगा भैया। तो ये एंगल 30 डिग्री है, ये पूरा 180 होता है, तो ये कितना डिग्री एंगल आएगा, 150 डिग्री। तो इसका मतलब ए और बी के बीच का एंगल, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 150 डिग्री। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो आप लोग यही मार के आ जाओगे, आंसर हो जाएगा गलत। तो गलत नहीं करना है, हमें क्या करना है, सही करना है। सही करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए, आराम से करेंगे हो जाएगा। जल्दबाजी करेंगे तो गलती होने की चांसेस 99.99% है, गलती आप करोगे। हमें गलती नहीं करनी है, ना गलती को दोहरानी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों
ए और बी के बीच का एंगल। ठीक है, चलो तो आज जो भी हमने क्वेश्चन किए, एक लेक्चर और हम लोग लेंगे क्वेश्चंस के लिए, तो उसमें भी क्वेश्चंस हम लोग ढेर सारे और करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।